तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। द न्यू सब्जेक्ट जिसका टाइटल है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इसको स्टार्ट करें इसके पहले 2 मिनट जरा समझ लेना इसके बारे में। ठीक है। आ, मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 एलओएस छोड़ देते हो, पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा मैं ऑफ कोर्स। तो 2-3 एलओएस आप छोड़ दो, 4 एलओएस मैक्स टू मैक्स पूरे सब्जेक्ट में, सारे चैप्टर्स में। तो वो 4 एलओएस के अलावा बाकी पूरा का पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं। वो 4 एलओएस हैं जहां पर कैलकुलेशन करने का बोला है। जैसे एक जगह आपको लिवरेज रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एक जगह आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस करने के लिए बोला है, एक जगह आपको वैल्यूएशन के कुछ फॉर्मूलाज लगाने के लिए बोला है। ये 2-3 स्पॉट्स ही हैं जहां पर उसने फॉर्मूला ड्रिवन बात करी है। बाकी पूरे के पूरे सब्जेक्ट में इट इज 100% थ्योरी। समझना बहुत आसान होता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना जब इतना इजी चैप्टर आएगा तो। ठीक है। वॉट वी नीड टू डू इज, अपने को है ना ये सोच के समझना है कि मैंने देखो शुरुआत में बताया था कि जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन 10 में से एक तो एथिक्स को हटा दे तो बाकी बचे हुए 9 सब्जेक्ट्स अपने आप में पोटेंशियल रखते हैं करियर बनाने का आगे, है ना, कि आप उसमें करियर बना सकते हो। अगर आज आप इंडिया में हो 2025 26 27 में, है ना, एंड आप फाइनेंस करियर परस्यू करना चाह रहे हो, आई कैन राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू यू विथ अश्योरिटी कि अगले 100 साल में इंडिया में जो सबसे बड़ा करियर बनेगा वो इक्विटी मार्केट्स में बनेगा। समझना, एटलीस्ट जब तक आप अपना पूरा टेन्योर लेते हो, टिल द टाइम यू रिटायर। तो इंडिया में इक्विटी मार्केट्स तो अभी फटना शुरू भी नहीं हुआ है ना। ओनली 5% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। जस्ट इमेजिन करो, जब ये नंबर बढ़ के 30, 35, 20, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, इस समय जब मार्केट निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, मार्केट्स इतने हाई है, म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स टूटते हैं मंथ ऑन मंथ एसआईपी पे, तब सिर्फ 5% हिंदुस्तानी इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में। ये जो जनरेशन अब आ रही है ना, दोज हु आर टर्निंग 23, 24, 25, 26, गेटिंग न्यूली मैरिड, दे ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड, है ना, एजुकेटेड है। एंड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग देम अवेयर कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये जो 5% का नंबर है ये तो हमेशा से बढ़ने ही वाला है फ्यूचर में। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इक्विटी मार्केट्स को समझने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यू हैव। हम लोग इसको स्टार्ट करें इसके पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं। काफी अच्छा करिकुलम है। पहले आपको मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट के ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे बताएगा, फिर आपको इंडेक्सेस के ऊपर बताएगा, जैसे S&P 500 इंडेक्स, नैस्डैक इंडेक्स, BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, कैलकुलेशन क्या है, लॉजिक्स क्या है। ठीक है, फिर आपको ये जनरल मार्केट के एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज के बारे में बताएगा कि स्टॉक मार्केट में ये मिस्टेक्स हैं, ये लूप होल्स हैं। उसके बाद हम इक्विटी सिक्योरिटीज का ओवरव्यू लेंगे। मतलब हालांकि पहले चैप्टर में आप देखोगे ना, तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, वो मेरे हिसाब से पूरे कोर्स का समरी वर्जन है। मतलब पूरे कोर्स में जो चीजें बड़े बड़े एलओएस में हैं उसको फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने डेफिनेशन में दे रखा है। ठीक है, वील अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज अ कंपनी, कंपनी की हिस्ट्री कैसे एनालाइज करेंगे, थोड़ी मोड़ी फोरकास्टिंग अपन समझेंगे यहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वील अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे होता है, किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर का एनालिसिस कैसे होता है, एंड बहुत ही बेसिक लेवल पे इक्विटी वैल्यूएशन के कुछ कंसेप्ट्स और टूल्स हैं। चॉप ऑफ करा गया है इक्विटीज को बहुत जबरदस्त तरीके से। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसके पहले इक्विटी में वैल्यूएशन के 2 या 3 अलग अलग चैप्टर्स होते थे, उसमें सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा है, वो भी सबसे इजी वाला। ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर, बाकी सबको वो लेवल 2 में लेके गए। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के अपने को बस एक ही चीज है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है
कि सर टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, है ना, या फिर पूरा पूरा थ्योरी है, मैं क्या करूं? ठीक है, एक ही चीज करनी है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, देर इज नो नो अदर वे आउट। ठीक है, तो वील स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, रीडिंग नंबर 1 ऑफ इक्विटीज, विच इज मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स। समझना, यहां पर सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो हमें फिनेंशियल सिस्टम के ऊपर समझाया गया है। मैं तो आपको यही समझ के पढ़ा रहा हूं कि आप अभी 12th पास करके आए हो, आपने कोई NISM 8 वेट कुछ भी दूसरा कोई काम नहीं करा है, आपने कभी BBA में नहीं पढ़ा है। तो ये बोलता है कि पहले तो ये बता कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, और उसके फंक्शंस बता, 3 फंक्शंस। तो ये जो हमारे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है क्या? मेरे को यस या नो में जवाब दीजिए। क्या इंडिविजुअल्स भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होती है? क्या फर्म्स फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है? क्या कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होती हैं? क्या सेंट्रल बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं? होंगे? क्या स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक ब्रोकर भी होगा? बिल्कुल होगा। रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ब्रॉडर लेवल पे। ठीक है, जो फर्स्ट LOS है वो बोलता है कि एक्सप्लेन करो मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और फिर 3 फंक्शंस आपको बताता है। सबसे पहले ये बताता है कि फाइनेंशियल सिस्टम होने के कारण एक इंडिविजुअल पैसा सेव कर सकता है, उसके पास क्या वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है टू सेव मनी। अगर आज फाइनेंशियल सिस्टम होता ही नहीं तो पैसा सेव कैसे हो पाएगा? मतलब थोड़ा सोच के देखो ना, जैसे बार्टर सिस्टम जब चलता था, आपने सुना है पहले कभी 11th इकोनॉमिक्स की क्लास में या 10th क्लास में, जब वो सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं मनी के ऊपर, है ना, तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि आप गेहूं दोगे उसके अगेंस्ट आप चावल लोगे, अगर उस तरह का कुछ चल रहा होता, ठीक है, तो इट इज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता फिर कि आप सेव कर सको। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? पैसे को सेविंग करते हैं। फिर फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स क्या पैसा बोरो करती हैं क्या मार्केट से? फर्म्स पैसा बोरो करती हैं, या तो बोरो करेंगी या पैसे को रेस करती हैं, मतलब खुद की हिस्सेदारी बेच देती है। आऊंगा मैं उसके ऊपर। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स क्या फाइनेंशियल सिस्टम होने के कारण असेट्स को खरीद और बेच सकते हैं आसानी से, है ना? और इन्वेस्टर्स और फर्म्स ये दोनों मिलके अपने फाइनेंशियल रिस्क को चेक में रख सकती है। दो जरा ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं, एक चेन है बस, और कुछ भी समझना नहीं है यहां पर। मतलब मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने LOS डाला क्यों है, तो बहुत बच्चों जैसा LOS है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पूरा ब्रह्मांड पैसे से जुड़ा हुआ, जहां भी पैसा आ गया वो फाइनेंशियल सिस्टम है। तो वो पहले फंक्शन में फर्स्ट बुलेट पॉइंट में अपने को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस लेवल के व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में क्या चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं, तो पैसे की सेविंग तो इंडिविजुअल ही करता है। सिस्टम में सेविंग्स क्या इंडिविजुअल्स ही डालते हैं, और कौन डालेगा बताओ? रिलायंस इंडस्ट्रीज तो सेविंग करेगी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? वो तो धंधा करेगी कि सेविंग करेगी, बताओ आप, है ना? जो बिजनेस फर्म्स है वो तो, गवर्नमेंट सेविंग नहीं करती है, गवर्नमेंट तो स्पेंडिंग पे बिलीव करती है। तो इंडिविजुअल्स ही हैं जो सेव करते हैं पैसे को। फिर फर्म्स जो है वो पैसे को या तो बोरो करती हैं, या फिर इंडिविजुअल्स को अपने शेयर्स बेच के पैसे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले लेती है, जिसको पैसा रेस करना बोलते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के कारण ही, चूंकि फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, तो इन्वेस्टर्स उसके कारण असेट्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं और ये जो फर्म्स हैं, जब ये फर्म पैसे को बोरो करती है तो उसके लिए एक रिस्क है। क्या रिस्क है? कि कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो, ठीक है। या फिर जो इन्वेस्टर असेट खरीदता और बेचता है उसको रिस्क है कि कहीं अगर कभी असेट की वैल्यू उसके अगेंस्ट चली गई तो ये सब रिस्क होते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम के कारण ही इन्वेस्टर्स और फर्म अपने अपने फाइनेंशियल रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है।
अपन इस पे समझेंगे बात कैसे कर सकती हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है आज के चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी अपन देखेंगे कि अपन बहुत सारी चीजें पढ़ के आए अलग 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 जगहों पर। जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, तो क्या हमने, मैं नहीं बोल रहा हूं अपन ने एकदम डिटेल में पढ़ लिया, बट क्या हमने ऊपर ऊपर से समझा था क्या कि पापा सोयाबीन खरीद रहे हैं, पापा को सोयाबीन चाहिए तो पापा क्या करेंगे? डू यू रिमेंबर दोस कन्वर्सेशंस? है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाएंगे वो सब चीजें। तो आपको पता है कि फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा अगर एक एक कंपनी है जिसने बोरोइंग करके रखी हुई है, समझना, और उसको डर है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो क्या वो कंपनी फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को आज लॉक कर सकती है फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट में इंटर करके? बिल्कुल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशियल सिस्टम होने के कारण ही मुझे वो सारी, एज एन इंडिविजुअल, मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसके थ्रू मैं मेरे एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकूं। ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे को, ये मेन फंक्शंस है फाइनेंशियल सिस्टम के। बुलेट पॉइंट नंबर 1। बुलेट पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करने की जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, द प्रोसेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, क्या ये एक टूल है? क्या ये एक हथियार है गवर्नमेंट के हाथ में फाइनेंशियल सिस्टम को बैलेंस करके रखने के लिए? हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तब हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में पढ़ा था क्या? रेपो रेट कम ज्यादा कर सकते हैं, सीआरआर एसएलआर कम ज्यादा कर सकते हैं, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, फिर एक्सट्रीम केस के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग भी रन थ्रू कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस तो सबसे बेसिक होता है। तो इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़खानी करना बैलेंसिंग टूल है मेरे लिए। मुझे एक बात बताओ, आप खुद जवाब देना, मैं नहीं दूंगा। जब सेविंग्स जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए, गवर्नमेंट चिंता में आ गई है कि यार लोग इतना पैसा बचा रहे हैं, इतना पैसा बचा रहे हैं कि साला कोई खर्च ही नहीं कर रहा है पैसा, क्या ये चिंता का विषय है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बहुत अच्छी है कि तू पैसा बचा रहा है। एज एन इंडिविजुअल क्या ये बहुत अच्छी बात है कि तू 90-95% ऑफ योर सैलरी बचा के निकाल के ले जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। बट जस्ट इमेजिन कर, अगर सभी लोग, देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन 95% ऑफ इट्स इनकम अगर बचाने लग जाए, तो डू यू थिंक सो दैट इंडिया कैन ग्रो? आपको लगता है हिंदुस्तान ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे करेगा? स्पेंडिंग से ही तो जीडीपी बढ़ती है। तेरा खर्चा मेरी कमाई है ना, तो अगर तू खर्चा करना बंद कर देगा तो मेरी तो कमाई होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि यार सेविंग के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, सेविंग्स बहुत ज्यादा तेजी से हो रही हैं, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को कम करेगी कि इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करेगी? अगर सेविंग्स हो रही हैं तो, ज्यादा हो रही हैं तो इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा मैं, सेविंग्स को डिस्करेज कर दूंगा? यस और नो? वेरी गुड। वैसे ही गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि यार लोन की तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेकिंग बाइक्स एंड कार्स ऑन लोन्स, मतलब बैंक्स तो बहुत आसानी से लोन दे रही, कोई भी जाके बिना पैन कार्ड दिखाए, आपने देखे वो स्टॉल्स लगते हैं जो रोड के पास में, बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड के तुरंत लोन पाए 5 मिनट में, 1 लाख रुपए तक, है ना? उस तरीके से माहौल हो गया पूरे देश का। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी इंटरेस्ट रेट के लिए? इंटरेस्ट रेट को कम करेगी कि बढ़ाएगी? लोन को अब डिस्करेज करना है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, हम समझ के आएंगे। ठीक है, आरबीआई क्या रेपो रेट के साथ यही करती है क्या? जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है एंड लोगों को मेरे को डिस्करेज करना है खर्चा करने से, उनको सेविंग्स के लिए इंकरेज करना है, तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो। समझ रहे हो आप? आरबीआई क्या रेपो रेट बढ़ा देती है? इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाया मतलब रेपो रेट ही बढ़ाया। क्या होता है ना ब्रो, यूजुअली देखो आप, जैसे आरबीआई, क्या इंटरवेंशन होता है क्या वो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर? मैं आके आपको बोल रहा हूं, समझना, कि कल से रेट 6.5%, तो क्या ये इंटरवेंशन नहीं है? इंटरवेंशन ही तो है ना? आरबीआई का इंटरवेंशन, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन जैसे ही पूरा हो जाता है,
उसके बाद क्या रिएक्शंस आना शुरू हो जाते होंगे मार्केट में? जैसे मान लीजिए गवर्नर आए आरबीआई के और उन्होंने बोला कि हम रेट को 1% से कट कर रहे हैं, तो इसका क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा मार्केट में? क्या लोग, फॉरेनर्स, अपना कैपिटल विड्रॉल कर लेंगे, करना शुरू करेंगे ना? तू भी एफडी विड्रॉ कर देगा कि अरे मजा नहीं आ रहा, 1% कम में आरबीआई में पैसा निकालना है। एचडीएफसी बैंक अपनी एफडी निकाल सकता है आरबीआई के पास जाके कि मेरे को आपके पास पैसा नहीं रखना, आप सिर्फ आप 1% कम दे रहे हो। बट क्या होता है ना, जब ये सब चीजें सेटल हो जाती हैं तो एक इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट अचीव होता है। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वो रेट है जहां पर डिमांड ऑफ लोन एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर हो जाता है ना? मतलब आई आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट्स एन थियोरेटिकल रेट, ये एक थियोरेटिकल रेट है। थर्ड फंक्शन जो फाइनेंशियल सिस्टम का होता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम है ना, मुझे मेरी कैपिटल को, ध्यान से समझना है इसको, फाइनेंशियल सिस्टम के कारण ही ये जो पूरा ब्रह्मांड रचा गया है आपने, यूनिवर्स जो आपने क्रिएट करा है, सिर्फ इसके कारण ही मैं मेरी कैपिटल को एफिशिएंटली अलोकेट कर पाता हूं। यस और नो? आज तेरे पास 10 करोड़ रुपीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम यू हैव सो मेनी एवेन्यूज विथ यू। क्या आज तू यहां बैठे बैठे यूएस में प्रॉपर्टी खरीद सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के? जस्ट बिकॉज आई एम, सुनना, एंड दैट टू द प्रॉपर्टी ऑन पेपर, यू डोंट इवन नीड टू गो एंड विजिट द प्रॉपर्टी। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप रियल स्टेट में डायरेक्ट ओनरशिप ले सकते हो? रीट्स। क्या रीट्स के थ्रू तू आइसलैंड में भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है? और क्या कैपिटल एलोकेशन चाहिए भाई? क्या मैं आज, अगर मुझे ऐसा लगता है, समझना, जैसे 2 मिनट एक बात बताऊं, जो हवा चलती है मार्केट में, से मार्केट में हवा चलती है इस समय, चल रही है कि अगला बड़ा कोई इकोनॉमी अगर बन के निकलेगा तो वो अफ्रीकन कंट्रीज में से कोई बड़ी कंट्री होगी जो इकोनॉमी, क्योंकि अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है ना? तो उसमें से जैसे नाइगर है, नाइजेरिया है, ठीक है आपका, ऑल दीज कंट्रीज आर गुड, दे आर, घाना है, ये सब अच्छा कर रही है, इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर आज अपनी कैपिटल को वहां पर अलोकेट करना है तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। वैनगार्ड कंपनी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको ब्राजील में इन्वेस्ट करने को अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, जो आपको अफ्रीकन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज दे देंगे। डेफिनेटली आप डायरेक्टली अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है ना? मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही आपकी बहुत लग जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं यही बोलता हूं आपके पास 1,000 करोड़ रुपया है, पड़ा हुआ है कैश, तब क्या तू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकता है, दुनिया की किसी भी कंपनी को खरीद सकता है। देर इज नो लिमिटेशन। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि अफ्रीका में कौन सी कंपनी खरीदनी है? मेरे को एक बात बताए, जिसके पास 1,000 करोड़ रुपए होता है वो खुद बैठ के गूगल सर्च करता है क्या कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी खरीदनी है? सर नो। क्या उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये सब क्या काम करते हैं? यूबीएस, एचएसबीसी, राइट? डू दे डू द सेम थिंग? वो यही तो काम करते हैं। आप बताओ आपको क्या करना है? आप जो बोलोगे, आप बोलोगे अलादीन का चिराग ला के दे, मैं अलादीन का चिराग ला के देगा आपको। यस और नो? धंधा है भाई, दलाली का काम है। ब्रॉडर लेवल पे समझना पीछे जाके, ये सब चकाचौंध है। सूट पहन के जो आपको दिखते हैं ना, एक्सपेंसिव सूट्स पहने हुए, मॉर्निंग में स्टारबक्स की कॉफी लेके मैनहट्टन में वॉक करते हुए ऑफिस जा रहे हैं, सब चकाचौंध है। आखिरी में क्या सब दलाल है? तू बोल तेरे को क्या चाहिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप 2 मिनट सोचो ना, अंबानी जैसा व्यक्ति है, क्या सिर्फ बोलने भर की देर है क्या? दुनिया में जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, है ना? ही हैज पीपल इन प्लेस टू मेक हिज विश ट्रू। उसको अगर चाहिए कि मेरे को कोई टॉप क्वालिटी का यार कोई बढ़िया विला दिला कनाडा में, एकदम लेक फेसिंग, शाम तक 5 ऑप्शन आ जाएंगे उसके पास, एंड विद इन 2 days ही विल ब्लॉक द डील। वैसा होता है ना, इट्स सो इजी। तो इसमें एक काम करना, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जहां पर रीडिंग शुरू हो रही है, वहां पर ये पेज खाली है क्या? ये वाला पेज खाली है। इसको अपन इलेबरेट करेंगे थोड़ा ना, इसको यहां पर लिख ली, इस वाले पेज पे लिखिए टॉप में।
मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और इसको मैं एक ही बार यहां पर एफएस लिख देता हूं। नंबर 1 यहां लिखिए, इंडिविजुअल्स पैसा सेव करते हैं, फर्म्स पैसा रेज ऑब्लिक बोरो करते हैं, इन्वेस्टर्स असेट्स खरीद ऑब्लिक बेच सकते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने फाइनेंशियल रिस्क्स मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहां लिखना, इन्वेस्टर्स एनालिसिस करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसको बुलेट पॉइंट नंबर 1 में लिखो, पूरा हो जाए तो बताना। ये हो जाए तो बताइएगा। डन। चलो जी, वाह। सेकंड, इसी के नीचे लिखना, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल सिस्टम को बैलेंस्ड रखता है। जब सेविंग्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है। एंड जब लोग ज्यादा लोन लेते हैं तब क्या होता है, तब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसमें नीचे एग्जाम्पल लिखना, आरबीआई आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इससे क्या होगा, बैंक से लोन लेना महंगा, बोरोइंग्स कम हो जाएंगी। इसके नीचे लिख लेना इसी में नोट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिमांड सप्लाई के बेसिस पर होगा। थर्ड पॉइंट, सॉरी, लिख लो पहले, हो जाए तो बताना। हो गया, डन। चलो थर्ड, अलोकेट कैपिटल। लिखो, मोस्ट एफिशिएंट यूज। ये लिखना, पैसा सबसे
प्रोडक्टिव यूज में लगेगा। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर्स की कैपिटल का मिस अलोकेशन ना हो। करिए जी, लिखिए इसको। डन। इधर आ जाइए, नोट्स में आ जाइए। एलओएस 39.a हाईलाइट करना, थ्री मेन फंक्शंस फाइनेंशियल सिस्टम। तीन चार वर्ड्स हाईलाइट करने हैं बस, थ्री मेन फंक्शन और फाइनेंशियल सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है उसमें हाईलाइट करना, अलाउ सेव एंड बोरो मनी, रेज इक्विटी, मैनेज रिस्क, ट्रेड असेट्स। ठीक है। सेकंड, डिटरमाइन interest rate that equate total supply of saving with total demand for borrowing. Third, allocate capital most efficient uses. ठीक है। इसके नीचे जो अचीवमेंट ऑफ पर्पस इन फाइनेंशियल सिस्टम लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर लिखो सब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अभी ये जो एक एक करके बोला है ना कि इंडिविजुअल बोरोइंग करता है, तो अब ये बता रहा है कि बोरोइंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, सेविंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हो नीचे लास्ट पैराग्राफ है इस पेज पे जहां पर सेविंग्स करके स्टार्ट हुआ है ना। जो अचीवमेंट के बाद जो सेकंड पैराग्राफ, सेविंग के जस्ट पहले नंबर 1 डाल दो। वैसे ही आगे जाके सेविंग्स के पहले नंबर 1, बोरिंग्स नंबर 2, इशूइंग नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट 4, एक्सचेंजिंग असेट 5 एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन 6। सबके आगे नंबरिंग कर दो पहले तो छोटी छोटी। ठीक है। और सेविंग्स के ऊपर लिखना कुछ भी नहीं है भाई, बचपन से पढ़ रहा है, मतलब सेविंग की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं टेक्निकली, अगर तू देखेगा तो। इसके ऊपर सेविंग्स के ऊपर से लिखो, लोग अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं। एग्जाम्पल, पीएफ में पैसा सेव करके फ्यूचर सिक्योर करते हैं। पीएफ में पैसा सेव करके फ्यूचर सिक्योर करते हैं। ठीक है। हाईलाइट करना, इंडिविजुअल्स विल सेव एंड एक्सपेक्ट अ रिटर्न compensate for risk and use of their money. Firm saves a portion to fund future expenditure. लोग तो मतलब वही बात वही है ना, लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, एंड जो कंपनीज है वो अगले साल का खर्चा करने के लिए पैसा सिक्योर कर रही है। व्हीकल्स यूज्ड फॉर सेविंग्स, व्हीकल्स मतलब कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप सेव कर सकते हो। स्टॉक्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रियल स्टेट एंड अदर स्टेट। नेक्स्ट, बोरोइंग नंबर 2। बोरिंग में ऊपर मार्जिन जो है वहां पर एरो डाल के लिखो, फर्म ऑब्लिक इंडिविजुअल लोन लेके बिल्ड होम्स, स्टार्ट बिजनेस या फिर फंड एजुकेशन। बोरोइंग से क्या क्या चीजें होती हैं हाईलाइट करिए। इंडिविजुअल्स में बोरो टू बाय हाउस, फंड अ कॉलेज। फर्म्स में बोरो टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अदर एक्टिविटीज। गवर्नमेंट में इशू डेट टू फंड देयर एक्सपेंडिचर। क्या गवर्नमेंट को अगर खर्चा करना है, समझना मेरी बात, गवर्नमेंट को एक नया हाईवे बनाना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 8,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कैसे कैसे खर्चा करेगी गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर सकती है क्या? गवर्नमेंट क्या लोगों से जाके पैसा मांग सकती है, बॉन्ड में पैसा डालो 10 साल के लिए?
समझना, NHAI पता है आपको क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? जो बेबी ऑर्गेनाइजेशन है नितिन गडकरी सर का, NHAI रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। सारे नेशनल हाईवेज वो बनाता है एक्सक्लूडिंग बॉर्डर हाईवेज, क्योंकि बॉर्डर के लिए अलग से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO। NHAI के बॉन्ड्स होते हैं, NHAI है ना लोगों से, और ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इट इज जस्ट दैट आपको पता इसलिए नहीं होता, इसका हल्ला इसलिए नहीं मचता है बिकॉज वो बॉन्ड का मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपया होता है ना। तो वो चिंदी इन्फ्लुएंसर्स कुछ कर नहीं पाते हैं उसके अंदर ना, मतलब उनका जो ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस है नहीं, 10 लाख रुपए की पेइंग कैपेसिटी होती नहीं है सामान्य जनमानस के पास, सामान्य व्यक्ति के पास, राइट, अ कॉमन पर्सन। तो NHAI बॉन्ड्स लेके आती है, NHAI बॉन्ड्स लेके आके क्या करती है? रोड्स बनाती है। REC करके कंपनी है, आपने कभी नाम भी सुना होगा, REC लिमिटेड करके शेयर्स होता है उस कंपनी का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। उनके बॉन्ड्स आते हैं, वो भी बॉन्ड्स लेके आती है। 10 लाख 20 लाख का बॉन्ड आए, 10 साल का बॉन्ड है, ठीक है। वो क्या करती है बॉन्ड लेके? रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोगेशन का काम है उनका, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई स्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना, राइट। तो गवर्नमेंट को तो जब भी पैसा जरूरत पड़ेगी वो उठा उठा लेगी बाजार से। इसको अंडरलाइन भी कर देना, गवर्नमेंट में इशू डेट टू फंड देयर एक्सपेंडिचर। इसके बाद हाईलाइट कीजिए, लेंडर रिक्वायर कोलैटरल टू प्रोटेक्ट देम ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट, ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। टेक इक्विटी पोजीशन और इन्वेस्टिगेट द क्रेडिट रिस्क ऑफ बोरोवर। लेंडर्स क्या करेंगे? मुझे तेरे को पैसा देना है तो मैं अच्छे से ठोक बजा के देखूंगा तेरे को कि भाई तू कौन है, ठीक है। मैं तेरे से बोलूंगा कि नहीं मेरे को एक प्रॉपर्टी का कागज रख मेरे पास गिरवी, तभी मैं तेरे को पैसा बोरो करूंगा। या फिर मैं तेरे को ये बोलूंगा कि नहीं, अगर तूने पैसा नहीं लौटाया तो मैं तेरी कंपनी में हिस्सा ले लूंगा, ठीक है। ये सब करके मैं मेरे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता हूं। नंबर थर्ड, इशूइंग इक्विटीज। लेफ्ट में लिखिए जो मार्जिन है, इशूइंग इक्विटीज में लेफ्ट में लिखिए जो मार्जिन है। कंपनी अपने शेयर्स बेचती है टू रेस कैपिटल, ठीक है, हाईलाइट करना। रेजिंग कैपिटल इज टू इशू इक्विटी। कैपिटल प्रोवाइडर विल शेयर इन एनी फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्योंकि अब मालिक बन गए हो तो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रोवाइडर जिसने भी पैसा डाला है कंपनी में उसको मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प विथ इशुवेंस, एनालिस्ट वैल्यू द इक्विटी, रेगुलेटर्स एंड अकाउंटेंट्स इनकरेज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है ना, जब भी आईपीओ आता है, ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करा सेवी में और अगले दिन आईपीओ आ गया? ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप लोगों को बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। पॉल्यूशन कंट्रोल से लेकर के इन्वायरमेंटल कंट्रोल तक हर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लगती है भाई, समझ रहे हो? उसके बाद आगे फाइल ओके होती है। यहां पर क्या पूरी टीम वर्क होता होगा? नहीं है, इट्स अ टीम वर्क ना। आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हायर करनी पड़ेगी जो आपके लिए सारे काम करे, समझ लो। इसीलिए क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब इक्विटी बेच के पैसा रेस करने में मगजमारी बहुत ज्यादा है ना। पूरी टीम हायर करो, वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी, फिर पता चला मार्केट में वैल्यूएशन सही नहीं बैठ रहा है, वो वैल्यू करेंगे आपकी कंपनी को, ठीक है। फिर मार्केट की कंडीशन अभी खराब हो गई तो इस समय दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रेज द मनी फ्रॉम द मार्केट, है ना। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करेगा। अकाउंटेंट्स होंगे जो आपके लीगल एडवाइजर्स होंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि सब पार्टीज को सब कुछ अच्छे से पता हो। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ही वही होता है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीजें इंश्योर करेंगे। उसके अगेंस्ट में अगर आपको बैंक से बोरो करना है तो कितना आसान है, बैंक वाले को फोन लगाया कि 100 करोड़ का लोन चाहिए, वो घर पे आ जाएगा सारे कागज लेने, साइन भी घर पे कराने आएगा। तो बैंक से लोन लेना इज वेरी इजी, लेस कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगला, रिस्क मैनेजमेंट लिखिए। करेंसी, इंटरेस्ट का रिस्क के रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है।
हाईलाइट करना है इसमें। एंटिटीज फेस रिस्क फ्रॉम चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, करेंसी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू एंड डिफॉल्ट ऑन डेट। सेकेंड लास्ट लाइन में आना सीधे, सब छोड़ दो बीच में। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। बस हेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद लिखना एक्सचेंजिंग असेट्स, हाईलाइट कीजिए। अलाउज एंटिटीज टू एक्सचेंज असेट, समझना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सेल सोप इन यूरोप, पीएनजी ने यूरोप के अंदर एक साबुन बेचा, बट हैव कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, बट उसको जो कॉस्ट लग रही है साबुन बनाने की वो यूएस डॉलर में लगती है। मेरा माल है, सिंपल सी बात, समझना मेरी बात इधर ध्यान से। ये कंपनी ने चाइना से फोन बनवाया है, ठीक है, उसको डॉलर में कॉस्ट लग रही है ना। मान लो माइक्रोमैक्स का फोन है, माइक्रोमैक्स ने डॉलर से चाइना से फोन बनवाया, उसको डॉलर में कॉस्ट लग रही है, वो इंडिया में आईएनआर में बेच रहा है। अब ये बिग, इसका रेवेन्यू आईएनआर में आ रहा है, ठीक है, और मेरे को खर्चा डॉलर में करना है। तो क्या मैं एक्सचेंज करूंगा असेट्स को? बिल्कुल करूंगा। क्या दो करेंसीज का लेन देन भी आपस में असेट एक्सचेंज ही होगा? हमने तो समझा ही ये चीज कि जब तू रुपया दे के डॉलर खरीदेगा तो डॉलर को सेब फल मानना है, अपने को एप्पल मानना है, राइट। इट इज एज गुड एज यू आर एक्सचेंजिंग असेट, ठीक है। तो यहां पर हाईलाइट करना सेकेंड लाइन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सेल सोप इन यूरोप, cost denominated in US dollars, can exchange their euro from soap sell for US for dollar in currency markets. Utilizing information, investor with information expect to earn in return in addition to their usual return। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो पूरा। ये लाइन किसी को समझ में आई क्या बोलना चाह रहा है ये, जो भी अपन ने जस्ट हाईलाइट करी है, कि जिस इन्वेस्टर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो नॉर्मल रिटर्न से अच्छे रिटर्न बना सकता है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। यहां पर ऊपर लिखना, मतलब ये जो यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन है वहां पर जो आपने ये लिखा है इन्वेस्टर विथ इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर विथ इंफॉर्मेशन जो लिखा है उसके ऊपर लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। स्पेलिंग सही लिखना आप असिमेट्री की, ठीक है। Investor who can identify assets that are currently undervalued can make extra returns based on their information when their analysis is correct। उसने ब्रैकेट में लिखा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आपका एनालिसिस भी सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रिटर्न डिटर्मिनेशन, ये अपन ने करा हुआ है, इसको बस थोड़ा सा संभल के लिखना, पहले मुझे लिखने दो। ये जो रिटर्न डिटर्मिनेशन है बोल्ड में, इसके ऊपर आप लिखिए जब सेविंग्स, मतलब SN, बोरोइंग्स मतलब B, बैलेंस होती है तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बनेगा, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड वाला मार्जिन है वहां लिखना, अगर डिमांड ऑफ बोरोइंग इज मोर देन सप्लाई ऑफ सेविंग्स, मुझे बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे? लोग पैसा लेने के लिए मार्केट में तैयार खड़े हैं, बट मार्केट में पैसा ही अवेलेबल नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है लोगों के पास। क्या होगा? बेसिक डिमांड सप्लाई का लॉजिक लगाना राजा। तू बाजार में से एप्पल लेने गया, मार्केट में एप्पल ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? प्राइस के साथ क्या होगा? एप्पल के बढ़ जाएंगे ना। आपको बाजार में चाहिए 500 करोड़ रुपए, आप पूरे बाजार ढूंढ लिए, बाजार में कहीं पैसे अवेलेबल नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ सेविंग इज वेरी लिमिटेड। तेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को 6% पे लोन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तेरे को अगर खड़े पे 500 करोड़ चाहिए तो तेरे को 8% देना है, राइट। यहां लिखना इसके नीचे इंटरेस्ट रेट्स वुड इंक्रीज, ठीक है। यहां लिखो अगर
सेविंग्स इज हायर देन बोरोइंग की डिमांड, तो क्या होगा, ये लिखना, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। हाईलाइट कीजिए इसको, ये मतलब जो रिटर्न डिटर्मिनेशन है उसको हाईलाइट करना। Financial system provides mechanism to determine rate of return that equate, जो बराबर करता है amount of borrowing with amount of lending। ठीक है। Low rate of interest increase borrowing but reduce saving। उसके नीचे high rate of returns increase savings but reduce borrowing। Equilibrium interest rate, rate at which individual business government desire to borrow is equal to को गोला मारना, is equal to amount desire to lend। इक्विलिब्रियम, इसके बाद सिर्फ अंडरलाइन करिए, इक्विलिब्रियम रेट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोइंग्स विल डिफर ड्यू टू रिस्क, लिक्विडिटी एंड मैच्योरिटी। डेफिनेटली अगर तू मार्केट में 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने जाएगा तो तेरे को अलग रेट मिलेगा, तू 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने जाएगा तो तेरे को अलग रेट मिलेगा। वैसी चीज है। एलोकेशन ऑफ कैपिटल, वही चीज है, बार बार वही एक ही एलओएस चल रहा है, उसी को और डेप्थ में करता जा रहा है। अलोकेशन ऑफ कैपिटल जो लिखा है बोल्ड में उसके ऊपर लिखना एफएस इंश्योर मोस्ट प्रोडक्टिव रिटर्न्स एंड एफएस इंश्योर्स मिस एलोकेशन ना हो। ठीक है। फिर ये अलोकेशन ऑफ कैपिटल के लेफ्ट साइड में लिखना देयरफॉर, इसी कारण से हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर जैसे कि टेक, डिफेंस, रेन्यूवेबल्स, नीचे आ गया हूं मैं, में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। सनसेट सेक्टर्स, ऑयल, गैस एटसेट्रा से पैसा निकाला जाता है। मेरे को एक बात बता ना, तेरे पास 500 करोड़ रुपया है फ्रेश, एकदम बढ़िया, पहली बार 500 करोड़ रुपया आया है, तू क्या करने की चेष्टा करेगा? आज की सिचुएशन समझ, नो मैटर व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, डजेंट मैटर, बट तू एक बात बता मेरे को कि आज तेरे पास 500 करोड़ रुपीस का कैश बैलेंस है, तेरे को इन्वेस्ट करना है। मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ। सऊदी में एक ऑयल का रिग खरीद ले, रिग बोलते हैं उसको, ऑयल का वेल नहीं बोलते हैं, है ना, तो तेल का कुआं अपन बोलते हैं, बट उसको एक्चुअली में ऑयल रिग बोलते हैं। तो मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ, तू सऊदी में तेल का ऑयल रिग ले ले, या फिर जैसलमेर में एक बड़ा सोलर आईटी पार्क बना ले। क्या करेगा? सोलर पार्क बना ले पावर प्रोडक्शन के लिए। जैसलमेर में जमीन बहुत सस्ती मिल रही है। वॉट वुड यू डू राइट नाउ? क्या लगता है आपको कहां पर ज्यादा बड़ा भविष्य आपके लिए? या फिर आप एक आईटी कंपनी खोल दो। आर यू गेटिंग? क्या आपको इस समझ में आ रहा है कि सनसेट सेक्टर्स कौन से हैं इस समय? देख, अगर मैं इसको और नीचे उतर के बोलूं, एक बात बता, दो ऑप्शन है ना, एक लड़का है उसको दुकान खोलनी है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो प्रोटीन पाउडर की दुकान खोले या फिर वो फोटो स्टूडियो ओपन करे। क्या लगता है आपको? फोटो स्टूडियो का बिजनेस क्या अपराइजिंग बिजनेस है अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब हर आदमी अपनी जेब में 50 मेगापिक्सल लेके घूम रहा है? आई यू गेट? कब गए लास्ट टाइम फोटो स्टूडियो पे क्लिक कराने फोटो? कितने साल हो गए जब फोटो क्लिक करने फोटो स्टूडियो पे गए थे? आई डोंट रिमेंबर, याद ही नहीं है, पता ही नहीं है ना? अब समझ में आ रहा है आपको कि फाइनेंशियल सिस्टम में कैपिटल एलोकेशन इज द कोर कंसेप्ट बिहाइंड द सेक्टर रोटेशन। क्या सेक्टर रोटेशन के पीछे का कोर कंसेप्ट यही है क्या कैपिटल एलोकेशन का? जो सेक्टर्स आगे चलने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, और जो सेक्टर्स खत्म हो चुके हैं
जो अब डूबती नाव है उसमें से पैसा निकालते जाओ। पैसा निकालना इज इक्विवेलेंट टू नया इन्वेस्टमेंट ना करना। ये सेम ही होता है मेरे हिसाब से। मतलब आई होप आप माइंडसेट समझ पा रहे हो उसका। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए।